नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2012 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, या सी मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबड़ी मामला जो कि 1960 का था उसमें कहा कि उद्देशिका जो है वह संविधान का अंग नहीं है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व तो भले ही कहा जाए, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका जो है वह संविधान का एक भाग है। और 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान का एक भाग माना गया। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, या सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, या डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह उससे अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट के सही सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक लोकसभा के सदस्य, दो राज्यसभा के सदस्य, तीन विधानसभाओं के सदस्य, या डी विधान परिषद के सदस्य। कूट है केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, या सी केवल एक, दो और तीन, डी एक, दो, तीन, चार। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि केवल एक और दो। भारत के संविधान का जो आर्टिकल है 68, उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल हस्तांतरित मत के द्वारा किया गया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर है चार, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके अनुसार होती है। वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया भी जा सकता है। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। सी इज ए राइट आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच शक्तियों के विभाजन को ध्यान रखते हुए योजना बनाने में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। यह योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है। लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसने योजना आयोग के उत्तराधिकार के रूप में उसकी नीति आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 राज्य निर्वाचन आयोग, 2 राज्य वित्त आयोग, 3 जिला पंचायत, या 4 राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1, 2 और 3। बी इज ए राइट आंसर। राज्य निर्वाचन जो अधिकारी है इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के आर्टिकल 243 के में और राज्य वित्त आयोग को 243 आई आर्टिकल में, और पंचायत को, जिला पंचायत को 243 बी में, 243 बी में। राज्य वित्त आयोग 243 आई और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में। तो इसका राइट आंसर हो गया बी इज ए राइट आंसर, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए संसदीय अधिनियम के द्वारा,
बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि संविधान के द्वारा। भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। इसका नियंत्रण जो है वह राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। प्रश्न नंबर 8, धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, या सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि लोकसभा में। धन विधेयक को आर्टिकल 110 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित अधिकार है। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों तक वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं, और उसके निर्णय को ही न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, सी संसद के द्वारा, या डी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। जब किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो धन विधेयक को छोड़कर, तो आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को बुलाता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर 10, मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, या सी राज्यसभा के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का जो गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वह प्रधानमंत्री होता है। और आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा के अध्यक्ष, या डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान में राज्य सरकार को उसी तरह से परिकल्पित किया जाता है जैसे कि केंद्र के लिए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल ना तो सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। प्रश्न नंबर 12, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा? ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, या सी दोनों सदनों से अलग अलग, या डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि लोकसभा। आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अर्थात मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जो है वह अनिवार्य होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, बी कोई भी हाई कोर्ट, सी प्रधानमंत्री को, या डी उपयुक्त में से सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति को। संविधान के आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार दिया है। एक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठाने पर, दूसरा किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता,
प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना मत भी दे सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन दूसरे मामले में उसे अपना मत देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति कोई भी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति की, बी आयंगर समिति की, सी स्वर्ण सिंह समिति की, या डी ठक्कर समिति की? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की। 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की समिति का गठन किया था, जिसे आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों आदि उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग पाठ होना चाहिए, जिसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकार के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A था। इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर है 15, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, या डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद में संयुक्त रूप से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। संविधान के 5वें भाग में आर्टिकल 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार तथा शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। वर्ष 1954 में राज्य परिषद व जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा शब्द अपनाए गए थे। प्रश्न नंबर है 16, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न नंबर है 16, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ए संसद की संस्तुति के, बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, या सी भारत की राष्ट्रपति के संस्तुति के, या डी मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी इज ए राइट आंसर। धन विधेयक जो है विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पूरा स्थापित किया जा सकता है। ये विधेयक सरकारी विधेयक होता है तथा एक मंत्री ही इस प्रकार के विधेयक को पूरा स्थापित कर सकता है। विधानसभा में पारित होने पर इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है, जो इसके संबंध में केवल सिफारिश का अधिकार रखता है। प्रश्न नंबर है 17, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ए राष्ट्रपति की इच्छा से, बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, या सी किसी भी परिस्थिति में, या डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। बी इज ए राइट आंसर। संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद के द्वारा इस प्रकार निर्मित कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा में पुनः पारित करके कानून के प्रवर्तन की अवधि जो है 1-1 वर्ष करके कई वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यसभा ने इस शक्ति का प्रयोग अभी तक केवल 1950 यानी कि एक बार ही किया है। प्रश्न नंबर 18, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 10, बी 9, सी 7, या डी 5? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 5। सुप्रीम कोर्ट में
संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या है वह 5 होनी चाहिए। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। प्रश्न नंबर है 19। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, या सी राजस्थान, या डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिले आते हैं। आधुनिक भारत के जो प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और इसके बाद अगर कोई राज्य पूछता है तो आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर है 20। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? ए वी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी के आर नारायण, या डी जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि वी गिरी। वी गिरी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे 1969 से 1974। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। और अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है 1920 में की गई थी। लाला लाजपत राय जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल जो थे इसके प्रथम महासचिव थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित और अन्य प्रमुख नेता थे जैसे कि सी आर दास हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वी गिरी, सत्यमूर्ति, सरोजिनी नायडू आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।